दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत मैं एक कोटेशन से करना चाहता हूं जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वो उपनिषद कहता है कि आप जैसे गहन और प्रबल इच्छा रखते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं, और जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे आपके संकल्प होते हैं, और जैसे आपके संकल्प होते हैं वैसे ही आपके कर्म होते हैं, और जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आपका भाग्य बन जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को अपने कर्म पर ज़्यादा फोकस करना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आज हम कंप्यूटर की आखिरी सीरीज़ कर रहे हैं और आज के दिन आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की क्लास क्या हो जाएगी, कंप्यूटर की क्लास ओवर हो जाएगी। तो करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। तो हमने कंप्यूटर में कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी परिचय, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल। आज हमको सोशल नेटवर्किंग साइट पढ़नी है, ई गवर्नेंस पढ़ना है, उसके बाद डिजिटल वित्तीय उपकरण पढ़ना है, और उसके बाद इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ना है। तो हम चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो सोशल नेटवर्किंग साइट की अगर बात की जाए तो साल 1950 में J.A. बर्निश द्वारा सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन शुरू किया गया था। इसके द्वारा कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कुछ प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट निम्नवत हैं। पहली कौन सी है? पहली है फेसबुक, फिर है ट्विटर, फिर है याहू, गूगल प्लस, ऑरकुट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के बारे में कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होते कौन कौन से हैं। तो पहला है व्हाट्सएप, उसके बाद दूसरा है फेसबुक, तीसरा है टेलीग्राम, है ना। तो हम पहली चीज़ की बात करते हैं जो कि है फेसबुक। तो फेसबुक की बात किया जाए तो फेसबुक क्या है? तो फेसबुक टेक्स्ट, फोटो, वीडियो आदि को साझा करने की अनुमति देता है। यह दिलचस्प ऑनलाइन गेम भी प्रदान करता है। अपने दर्शकों तक पहुंचने और व्यवसायियों, ब्रांड और संगठनों की जानकारी साझा करने और लोगों तक पहुंचने में सहायता करने का एक सर्वोत्तम तरीका है। फेसबुक का उपयोग करके आप लोगों के संपर्क में रह सकते हैं और विभिन्न गतिविधियों के बारे में अपडेट भी गेन कर सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। 4 फरवरी 2004 को। और इसके फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग इसके कौन है? फाउंडर हैं। तो और ये कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका में इसकी खोज की गई थी। इसके कंपनी के मालिक होने के साथ साथ इसके CEO भी हैं। फेसबुक Inc. एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग पर बेस्ड कंपनी है। उस वक्त इसका नाम दी फेसबुक रखा गया था। जब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई तब जाकर 2005 में इसका नाम फेसबुक रखा गया। जिसकी उम्र कम से कम 13 साल हो, रजिस्ट्रेशन करके मेंबर बन सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री में। और एक बार सदस्य बन जाने के बाद दूसरे सदस्य बने हुए फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और दूसरे जान पहचान के लोगों से कांटेक्ट और बात कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार के फेसबुक पेज भी बना सकते हैं। तो पहला पेज है आपका कंपनी, संगठन या संस्था और स्थानीय व्यवसाय का स्थान। उसके बाद है दूसरा ब्रांड, उत्पाद, आर्टिस्ट या पब्लिक फिगर। तीसरा है मनोरंजन और समुदाय। ये जो है आपका फेसबुक का क्या है? लोगो है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है ट्विटर। तो ट्विटर की बात करें तो ट्विटर उपयोगकर्ता को संदेश भेजने का काम और उत्तर देने की अनुमति देता है, यानी कि आप रिप्लाई देने का काम करते हो। इस प्रकार के संदेशों को ट्वीट के रूप में जाना जाता है। यह एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है जो पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड सदस्यों को ट्वीट नामक छोटी पोस्ट प्रसारित करने की अनुमति देता है। सदस्य कई प्लेटफॉर्म और उपकरणों का उपयोग करके ट्वीट और अन्य उपयोगकर्ताओं के ट्वीट का अनुसरण कर सकते हैं। ट्वीट्स और रिप्लाई सेल फोन, टेक्स्ट मैसेज, डेस्कटॉप क्लाइंट या twitter.com वेबसाइट पर पोस्ट करके भेजा जा सकता है। ट्विटर पर कुछ अलग प्रकार के ट्वीट होते हैं जो निम्नवत हैं। पहला ट्वीट होता है सामान्य ट्वीट। इसमें क्या होता है? एक संदेश ट्विटर पर पोस्ट किया गया जिसमें टेक्स्ट, फोटो, एक वीडियो, मूल रूप से सभी ट्वीट हैं जो @ सिंबल से क्या होते हैं? शुरू होते हैं। मेंशंस की बात करें तो एक अन्य खाते के ट्विटर यूजर नेम वाला एक ट्वीट जो @ प्रतीक से पहले था। रिप्लाई, एक रिप्लाई तब होता है जब आप किसी अन्य व्यक्ति के ट्वीट का जवाब देते हैं और आप किसी अन्य ट्वीट का जवाब इनबॉक्स में दे सकते हैं। इसके CEO कौन है? तो इसके CEO हैं लिंडा याकारिनो। प्रेजेंट में है लिंडा याकारिनो, यानी कि हम वर्तमान की बात करें। और एक्स कौन है? तो है एलॉन मस्क। और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि लिंडा याकारिनो ही अब ट्विटर की क्या होंगी? नई CEO होंगी।
अब हम बात करते हैं लिंक्डइन की। तो लिंक्डइन एक व्यावसायिक और पेशेवर नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन वेबसाइट समुदाय के लिए बनाया गया एक पेशेवर सोशल नेटवर्किंग साइट है। यह पंजीकृत सदस्यों को उन लोगों के नेटवर्क को स्थापित करने और डॉक्यूमेंट करने की अनुमति देता है जिन्हें भी आप जानते हैं और पेशेवर रूप से भरोसा करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली बिजनेस के सेंस में। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2002 को हुई थी और 5 मई 2003 को इसे लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग और कैरियर विकास के लिए उपयोग किया जाता है और नौकरी चाहने वालों को नौकरी पोस्ट करने के लिए अपने और एम्प्लॉयर्स को पोस्ट करने की अनुमति देता है। आप लिंक्डइन के अंदर अपने काम से रिलेटेड नौकरियां ढूंढ सकते हैं और सीधे कंपनी से संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन में अच्छी होगी तो कंपनी सामने से आपको जॉब ऑफर करेगी। आप इसके अंदर अपनी एजुकेशनल डिटेल, अपने वर्क एक्सपीरियंस को ज़रूर बताएं ताकि लोगों को आपके बारे में पता चल सके कि आपकी प्रोफेशन क्या है, उसके बारे में लोग जान सकें। अब अगला जो है प्लेटफॉर्म वो है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम की अगर बात किया जाए तो इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम एक फ़ोटो और वीडियो को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया साइट है जहां मोबाइल उपयोग के लिए इस इरादे से बनाया गया था जो कि उपयोगकर्ता अपने मोबाइल पर तस्वीर लेंगे और फिर इंस्टाग्राम ऐप के माध्यम से तुरंत फोटो अपलोड करेंगी। अधिकांश सोशल मीडिया साइटों की तरह उपयोगकर्ताओं को मित्रों, परिवार, सहकर्मियों और अन्य उपयोगकर्ताओं के समान हितों के साथ जोड़ने का तरीका है। इसे 2010 में केविन सिस्ट्रोम और माइक एरिगर द्वारा स्थापित किया गया था और बाद में फेसबुक INC द्वारा अधिग्रहित किया गया। ऐप उपयोगकर्ताओं को मीडिया अपलोड करने की अनुमति देता है जिसे फिल्टर के साथ एडिट किया जा सकता है और हैशटैग और जियोग्राफिकल टैगिंग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। पोस्ट को सार्वजनिक रूप से या फॉलोअर्स के साथ साझा किया जाता है। यूजर्स टैग और प्लेस के आधार पर अन्य यूजर्स की सामग्री ब्राउज कर सकते हैं, ट्रेडिंग सामग्री देख सकते हैं और फोटो और यूजर्स का अनुसरण कर सकते हैं, यानी उनको फॉलो करके उनके जो पर्सनल फीड होता है उसको भी देख सकते हैं। जनवरी 2011 में अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, कब क्या कौन सा फीचर जुड़ा, तो जनवरी 2011 में इंस्टाग्राम ने हैशटैग यानी कि ये हैशटैग पेश किया ताकि यूजर्स को फोटो और दूसरे दोनों को डिस्कवर करने में मदद मिल सके। फिर जून 2012 में इंस्टाग्राम ने ऐप के अंदर एक टैब एक्सप्लोर पेश किया जो लोकप्रिय तस्वीर, आसपास के स्थान पर ली गई फोटोज़ और सर्च को प्रदर्शित करता है। उसके बाद इंस्टाग्राम कई फोटोग्राफिक फ़िल्टर प्रदान करता है जिसे यूजर्स अपनी इमेज पर लागू कर सकते हैं। फिर मार्च 2016 में इंस्टाग्राम ने 15 सेकंड की वीडियो सीमा को 60 सेकंड तक बढ़ा दिया। एल्बम फरवरी 2017 में पेश किया गया जो एक पोस्ट में 10 मिनट तक की वीडियो को शेयर करने की अनुमति देता है। फिर है रील। यूजर्स इस सुविधा का उपयोग करके अधिकतम 15 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं। अब कितना है? अब है 30 सेकंड का, 30 सेकंड या उससे ऊपर। फिर अगला है इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम स्टोरी लॉन्च की, एक ऐसी सुविधा जो यूजर्स को फोटो लेने, इफेक्ट और लेयर जोड़ने और उन्हें अपने इंस्टाग्राम कहानी में ऐड करने की अनुमति देता है। यूजर की कहानी पर अपलोड की गई छवियां 24 घंटे के बाद क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप इंस्टा पर जो भी स्टोरी लगाते हो वो स्टोरी 24 घंटे के बाद डिसअपीयर हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है यानी कि गायब हो जाती है, तो वो आपको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर आप लेयर जोड़ सकते हो और अपने स्टोरी को और भी आकर्षक बना सकते हो। अब हम बात करते हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब एक अमेरिकी ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में मुख्यालय है। 3 पूर्व पेपाल कर्मचारी चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने फरवरी 2005 में इस सेवा का निर्माण किया। गूगल ने नवंबर 2006 में इसके लिए साइट खरीदी थी। 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर यूट्यूब अब गूगल के सहायक में से एक के रूप में कार्य कर रहा है। यूट्यूब यूजर्स को वीडियो अपलोड करने, उन्हें देखने की अनुमति देता है, लाइक और नापसंद के साथ उन्हें रेट करें, उन्हें प्लेलिस्ट में वीडियो जोड़े, रिपोर्ट करें, वीडियो पर टिप्पणी करना और यह यूजर जनित और कारपोरेट मीडिया वीडियो की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है। उपलब्ध सामग्री में वीडियो क्लिप, टीवी शो क्लिप, संगीत वीडियो, लघु और वृत्तचित्र फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मूवी ट्रेलर, लाइव स्ट्रीम, वीडियो ब्लॉगिंग, ये सभी देखने को मिलते हैं। फरवरी 2017 के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर प्रति मिनट 400 घंटे से अधिक सामग्री अपलोड की गई थी और हर दिन यूट्यूब पर 1 अरब घंटे की सामग्री देखी जा रही थी। अक्टूबर 2020 के अनुसार एलेक्सा इंटरनेट के अनुसार गूगल के पीछे यूट्यूब दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है। मई 2019 के अनुसार हर मिनट यूट्यूब पर 500 घंटे से अधिक वीडियो सामग्री अपलोड की जाती है। रिपोर्ट किए गए त्रैमासिक विज्ञापन राजस्व के आधार पर यूट्यूब का अनुमान लगाया गया है US $15 मिलियन
बिलियन डॉलर वार्षिक राजस्व से होता है। यूट्यूब को इसके संचालन के पहलुओं पर आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें इसके अपलोड कॉपीराइट सामग्री को शामिल किया गया है, जिसमें अपलोड किए गए वीडियो इसकी सिफारिश एल्गोरिदम साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले और झूठ बच्चों पर लक्षित वीडियो की मेजबानी कर रहा है। लेकिन हिंसक या यौन विचारोत्तेजक सामग्री जिसमें लोकप्रिय पत्र शामिल हैं, नाबालिगों के वीडियो आकर्षित करने वाले पीडोफिलिक उनके टिप्पणी अनुभागों में गतिविधियां हैं और विज्ञापन के साथ मुद्रीकृत होने के लिए पात्र सामग्री के प्रकारों पर उतार चढ़ाव वाली नीतियां हैं। कुल मिला के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको लेकर के क्या है, कुछ गलत चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए यूट्यूब की क्या हुई है, यूट्यूब को बैन मतलब यूट्यूब के खिलाफ नीतियाँ जारी की पॉलिसी लाई जाती हैं। इसलिए आप देखते हो कि यूट्यूब में हर साल कोई ना कोई नई पॉलिसी बदलती रहती है, चेंज होता रहता है। अगर ये चेंज ना हो तो लोग उल जरूर कुछ भी डालते रहेंगे। अब हम बात करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की, कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप क्या होता है। तो पहला है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप मैसेंजर या व्हाट्सएप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अमेरिकी फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉइस ओवर आईपी सेवा है, जो मेटा प्लेटफॉर्म के स्वामित्व में है और यह यूज़र को टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज भेजना, वॉइस और वीडियो कॉल करने, इमेज डॉक्यूमेंट, यूज़र लोकेशन और अन्य कॉन्टैक्ट साझा करने की अनुमति देता है। व्हाट्सएप का क्लाइंट एप्लीकेशन मोबाइल डिवाइस पर चलता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। सर्विस के लिए साइन अप करने के लिए एक सेलुलर मोबाइल टेलीफोन की आवश्यकता होती है। व्हाट्सएप पेमेंट एक पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफ़र सुविधा है, जो वर्तमान में केवल भारत में उपलब्ध है। व्हाट्सएप को भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम से जुलाई 2017 में कई बैंकों के साथ साझेदारी करने की अनुमति मिली है, ताकि यूजर को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके इन ऐप भुगतान और मनी ट्रांसफ़र करने की अनुमति मिल सके। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा व्हाट्सएप के बारे में, ये हमने पढ़ा व्हाट्सएप के बारे में। अब हम बात करते हैं फेसबुक मैसेंजर की। तो फेसबुक मैसेंजर है क्या? तो फेसबुक मैसेंजर एक मोबाइल ऐप है जो सोशल मीडिया साइट के वेब आधारित मैसेजिंग और स्मार्टफोन के बीच चैट, वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन को सक्षम बनाता है। यूजर्स की डिवाइस और भौगोलिक स्थिति यानी जियोग्राफिकल सिचुएशन के अनुसार विशिष्ट क्षमताएं भिन्न होती है और मैसेंजर iOS, एंड्रॉयड, विंडो 10 और ब्लैकबेरी उपकरणों के लिए उपलब्ध है और वाईफाई या मोबाइल डाटा प्लान के माध्यम से इसे जोड़ा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम आखिर में है क्या? तो टेलीग्राम मैसेंजर LLP लंदन द्वारा विकसित IP सेवा पर एक क्लाउड आधारित त्वरित संदेश और आवाज़ है। टेलीग्राम को 2013 में रूसी उद्यमी पावुल दुरो और उनके भाई निकोलाई ने लॉन्च किया था। टेलीग्राम क्लाइंट ऐप एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़ फ़ोन, विंडो NT, मैक OS और लिनक्स के लिए उपलब्ध है। लिनक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? लिनक्स का मतलब है LINUX, इसकी बात हो रही है। लिनक्स के लिए उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से यूज़र किसी भी प्रकार के संदेश, फोटो, वीडियो, स्टिकर, ऑडियो और फाइल तक को भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लॉगिंग की, कि ब्लॉगिंग क्या होता है। तो ब्लॉगिंग की बात किया जाए तो ब्लॉगिंग को अक्सर एक ऑनलाइन डायरी के रूप में जाना जाता है। लेकिन ऐसे समझो आप, जैसे आप लोग एक डायरी बनाते हो, उस डायरी में अपने विचारों को लिखते हो, अपने विचारों और दिनचर्या और बाकी जो अपनी फीलिंग्स होती हैं उनको आप लिखते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हो? एक डायरी में करते हो। तो इसी डायरी को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ऑनलाइन कर दिया गया है तो इसको क्या नाम दे दिया गया? इसको नाम दे दिया गया है ब्लॉग। तो ब्लॉग यही है। तो ब्लॉगिंग को अक्सर एक ऑनलाइन डायरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह एक अपर्याप्त परिभाषा है क्योंकि यह उससे कहीं अधिक है। हम इसे वेब पर सामग्री प्रकाशित करने के लिए एक आसान इंटरफेस के रूप में वर्णन करना पसंद करते हैं। ब्लॉग का उपयोग समाचार और समीक्षा को प्रकाशित करने और प्रोडक्ट और विचारों पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है। वे अद्यतन करना आसान है और ग्राहकों यानी कंज्यूमर या कस्टमर और लोगों के साथ ऑनलाइन संवाद करने का एक शानदार तरीका है।
जो किसी विशेष उद्योग या विषय में रुचि रखते हैं, पाठकों के दृष्टिकोण से एक अच्छा ब्लॉग उपयोगी मुफ्त जानकारी प्रदान करता है और उन्हें उनकी रुचि के विषय पर सूचित रहने में मदद भी करता है। इंटरनेट में लगभग प्रत्येक मुद्दे पर ब्लॉग शामिल है। वास्तव में यह अनुमान है कि वर्तमान में इंटरनेट पर लगभग 150 मिलियन से अधिक ब्लॉग चल रहे हैं। कुछ ब्लॉग सिर्फ एक विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य विभिन्न प्रकार की विषयों के बारे में बात करते हैं। कुछ ब्लॉग एक व्यक्ति द्वारा रखे जाते हैं और अन्य अलग अलग लेखकों को होस्ट करते हैं। तो पहला है वेबसाइट का नाम blogger.com। तो यह एक मुफ्त सेवा है और संभवतः उपयोग करने के लिए सबसे सरल है। हालांकि इसकी स्केलेबिलिटी विकल्प सीमित है और हम भविष्य के टेक्स्ट में इस सेवा पर समय व्यतीत करने वाले नहीं हैं। फिर है typepad.com। तो दुनिया की सबसे उन्नत ब्लॉग सेवा होने का दावा करता है, लेकिन यह $4.95 बिलियन प्रतिमाह की सदस्यता योजनाओं के साथ सबसे महंगी है। फिर है wordpress.org। तो वर्डप्रेस भी मुफ्त है, लेकिन इसमें कई अत्याधुनिक प्रकाशन सुविधाएं हैं। वर्डप्रेस वह सेवा है जिसकी हम अनुशंसा करते हैं और ब्लॉगिंग के बाद के टेक्स्ट में हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। ये तो हो गया आपका टॉपिक। कौन सा? ये आपका टॉपिक हो गया है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है, सोशल नेटवर्किंग। ये आपका टॉपिक कवर हो गया है। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस। अब ये टॉपिक आपका शुरू होने जा रहा है। ई गवर्नेंस और डिजिटल वित्तीय उपकरण की जानकारी और अनुप्रयोग। इसमें दो टॉपिक को एक साथ मैंने मर्ज कर दिया है और एक साथ हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी के अनुप्रयोग पर ध्यान देने के साथ हुई थी। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक कदमों की कि इसकी शुरुआत हुई कैसे। तो 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फिर 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च NIC नेट राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क एक क्रांतिकारी कदम था। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो पहला उद्देश्य है नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना। दूसरा है पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन करना। तीसरा है सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। फिर है शासन दक्षता में सुधार। फिर है व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार। तो ये इसके उद्देश्य हो गए। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के स्तंभ, यानी कि ई गवर्नेंस के पिलर क्या क्या है। तो पहला पिलर है लोग, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है प्रौद्योगिकी और चौथा है संसाधन। फिर हम बात करते हैं ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार। तो पहला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकार से सरकार। दूसरा है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार से नागरिक। फिर है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी सरकार से व्यापार। फिर है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी सरकार से कर्मचारी। और उसके बाद है ई गवर्नेंस हेतु भारत में नवाचार। फिर भारत में इसके लेकर क्या हुए, नवाचार हुए। तो ई गवर्नेंस है क्या? तो ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका और स्थानीय स्तर की सरकारों, नागरिकों और व्यवसायों के बीच सरकार के भीतर सूचना तक विश्वसनीय पहुंच के संदर्भ में शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, कुशलता, अधिकार और प्रभावशीलता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। यह सरकार और लोगों के बीच सबसे कुशल और सफल माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार से आसानी से जुड़ सकता है और अपने गांव, ब्लॉक, जिले में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों, भूमि आवेदन, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति की स्थिति, सरकारी अधिकारियों की स्थिति आदि के बारे में भी जानता है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइमरी डिलीवरी मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस का। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन की अगर बात किया जाए, यानी कि जो पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल व्यावसायिक अवधारणा के साथ ग्राहक संबंध प्रबंध के रणनीति को लागू करता है। नागरिक के साथ अपने संबंधों को प्रबंध करके सरकार ग्राहक नागरिक की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकती है। फिर है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B मॉडल सरकार और लोगों के बीच व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने और लोगों के बीच व्यावसायिक जानकारी के बारे में सलाह देने के लिए ऑनलाइन गैर वाणिज्यिक बातचीत है। फिर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यह मॉडल सरकारी विभागों, प्राधिकरण और अन्य सरकारी विभागों के बीच ऑनलाइन गैर वाणिज्यिक बातचीत है।
फिर है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो G2E मॉडल के अंतर्गत सरकार एवं कर्मचारियों के मध्य महत्वपूर्ण एवं प्रभावी ऑनलाइन इंटरेक्शन इसके थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियन रेलवे, तो ये पार्ट हो गया डिजिटल वित्तीय का। तो कई ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट ने रिवॉल्यूशन ला दी है और रेलवे उनमें से एक है। इंडियन रेलवे में IT टिकटिंग और टिकट कैंसिलेशन, टाइम टेबल इंफॉर्मेशन और पैसेंजर इंफॉर्मेशन, फ्रंट इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, प्रेस रिलीज, रेलवे बोर्ड, डायरेक्टरेट, वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट, IR पर्सनल के लिए उपयोग किया जाता है, साइट मैप आदि। इंडियन रेलवे में IT के एप्लीकेशन निम्नवत है। तो पहला है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। तो प्रत्येक दिन 10 लाख से अधिक यात्रियों को 1127 PRS काउंटर पर 3160 स्थानों पर और इंटरनेट बुकिंग के जरिए 6 लाख से अधिक यात्रियों को बुक किया गया है। लगभग 85 करोड़ रुपए के टिकट की बिक्री रोजाना होती है। रेलवे के लिए NGET सिस्टम यानी इसका मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन टिकटिंग सिस्टम। इसका उद्घाटन 13 अगस्त 2014 को माननीय MR द्वारा किया गया था। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम UTS, लगभग 2 करोड़ यात्रियों को UTS में हर दिन बुक किया जाता है, जिसमें 90 से अधिक अनरिजर्व टिकट शामिल हैं। करीब 55 करोड़ रुपए के टिकट 5798 स्थानों पर 10,763 काउंटर पर बेची जाती है। 1000 से अधिक सेल्फ सर्विस और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों से इशू किए जाते हैं, जिन्हें टिकट बिक्री के लिए हाई वॉल्यूम वाले स्टेशनों पर इंस्टॉल किया जाता है। फिर है SMS गेटवे, पैसेंजर को रिजर्वेशन स्टेटस के चेंज होने पर सूचित करने के लिए करीब 1.5 लाख से अधिक SMS भेजे जाते हैं। यानी कि जो आपके पास SMS आता है किसका, कि जो टिकट है वो आपकी क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है, या फिर आपका जो ट्रेन है वो रीशेड्यूल हुआ है। तो ये सब जानकारी देने के लिए क्या होता है, आपको मैसेज आता है या SMS के थ्रू आपको अलर्ट कर दिया जाता है। तो ये आपको बता दिया जाता है कि आप थोड़े समय का इंतज़ार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पासपोर्ट की। तो हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने या अपने समाप्त हो रहे पासपोर्ट को नवीनीकृत करने वाले नागरिकों को पासपोर्ट जारी करना शुरू करेगी। यह घोषणा विदेश मंत्रालय और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत है। पासपोर्ट सर्विस कार्यक्रम के अगले चरण को PSP V2.0 कहा गया है। तो MEA-TCS सहयोग वर्ष 2008 से पासपोर्ट प्रक्रिया का एक हिस्सा रहा है और इसने जटिल प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में मदद की है, जिसके लिए विशाल सरकारी नेटवर्क के स्पेक्ट्रम में कई हितधारकों की आवश्यकता होती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नागरिक इंटरफेस प्रौद्योगिकी, बैकबोन, कॉल सेंटर, प्रशिक्षण और परिवर्तन प्रबंधन जैसे समर्थन कार्यों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में सरकार सभी संप्रभु और सुरक्षा संबंधी कार्यों का प्रयोग करेगी। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम की बात किया जाए तो पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम भारत के कई मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से एक है। मिशन मोड प्रोजेक्ट राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भीतर एक ऐसी परियोजना होती है जो बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड या वाणिज्यिक कर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक शासन के एक पहलू पर केंद्रित होती है। PSP वर्जन 2.0, तो यह वर्जन जो है वर्जन 1.0 का ही विस्तार है, जो एक सरकारी उपकरण है जिसके तहत पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के वितरण में नए बदलाव किए गए हैं। नई पहल का उद्देश्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है जो पारदर्शी, अधिक सुलभ और विश्वसनीय होगा तथा यह एक प्रशिक्षित कार्यबल द्वारा समर्थित होगा। यह एक अत्याधुनिक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा, मौजूदा प्रक्रियाओं को ठीक करेगा और पासपोर्ट जारी करने में शामिल सरकार के विभिन्न अंगों को एकीकृत करेगा। अब अगर हम इसकी विशेषता की बात करें वर्जन 2.0 PSP की, तो नए कार्यक्रम में नवीनतम बायोमेट्रिक्स प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस डाटा एनालिटिक्स, चैटबॉट, ऑटो प्रतिक्रिया, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, क्लाउड सक्षमता के उपयोग सहित प्रौद्योगिकी उन्नयन होने की उम्मीद है। PSP वर्जन 2.0 के तहत सबसे नई विशेषता है ई-पासपोर्ट नामक नई पीढ़ी के पासपोर्ट जारी करना। ई-पासपोर्ट और उसका महत्व क्या है, तो ई-पासपोर्ट पारंपरिक पासपोर्ट का अद्यतित रूप है और इसका उद्देश्य इसे अधिक सुरक्षित बनाना और विश्व स्तर पर आप्रवासन के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करना है। देखो यहाँ पर टोटल फैक्ट है
कुछ समझने समझाने वाला नहीं है। तो आपको मैं रीड करके समझा देता हूँ, जहाँ समझाने वाला पॉइंट आएगा मैं समझा दूंगा। आप लोगों में से कोई ये नहीं कहेगा कि आप पढ़ते चले गए, आपने समझाया नहीं। तो ई पासपोर्ट को एक चिप के साथ एम्बेडेड किया जाएगा, यानी एक चिप उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी जिसमें जीवन संबंधित जानकारी सहित धारक के व्यक्तिगत विवरण शामिल होंगे। ई पासपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर IIT कानपुर और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत NIC भारत सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है। NIC की स्थापना साल 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह विश्व भर में इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान बनाएगा और पासपोर्ट धारकों के लिए डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ई पासपोर्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनिज्म के मानकों का पालन करेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसे साल 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन हेतु मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी। भारत इसका सदस्य देश है। अब हम बात करते हैं पासपोर्ट के प्रकार की, यानी कि पासपोर्ट जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो पहला है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, यानी ये किस कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। फिर है ऑफिशियल पासपोर्ट, ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का। और फिर है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये होता है मरून कलर का। ठीक है, तो ये आपने देख लिए पासपोर्ट के प्रकार, यानी कि पहला और डिप्लोमेटिक है पासपोर्ट मरून कलर का, फिर है ऑफिशियल पासपोर्ट वाइट कलर का, फिर है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ये है डार्क ब्लू कलर का। तो ये आप कलर याद रखिएगा, आपसे पेपर में पूछेगा। अब हम बात करते हैं उमंग ऐप की कि उमंग ऐप आखिर है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम किया है। नागरिक अपने स्थान के निकटतम सरकारी सुविधाओं जैसे मंडियों, ब्लड बैंक्स को ढूंढ पाएंगी और इन्हें भारत के सबसे विस्तृत इंटरैक्टिव सड़क और गांव स्तर के मैप पर भी देख पाएंगे। उमंग मोबाइल ऐप भारत सरकार का एक एकीकृत सुरक्षित मल्टी चैनल बहुभाषी बहुसेवा मोबाइल ऐप है। यह केंद्र और राज्यों के विभिन्न संगठनों की उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। वर्तमान में इसकी 2000 से अधिक सेवाएं हैं। उमंग का उद्देश्य भारत में मोबाइल गवर्नेंस को फास्ट ट्रैक करना है। उमंग स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, शिक्षा, आवास, ऊर्जा, कृषि, परिवहन से लेकर उपयोगिता और रोजगार और कौशल तक भारत सरकार की ढेर सारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करके नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने में सक्षम बनाता है। उमंग के प्रमुख भागीदार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन और कर्मचारी चयन आयोग मंत्रालय है। उमंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया था। यह एक डिजिटल इंडिया पहल है। उमंग के 3 साल पूरे होने के अवसर पर 2020 में उमंग इंटरनेशनल नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्करण चुनिंदा देशों के लिए है जिसमें USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, NRI और विदेश में भारतीय पर्यटकों को किसी भी समय भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। यह उमंग पर उपलब्ध भारतीय संस्कृति सेवाओं के माध्यम से भारत को दुनिया भर में ले जाने में मदद करेगा और विदेशी पर्यटकों के बीच भारत आने के लिए रुचि पैदा करेगा। उमंग ने फरवरी 2018 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 6ठे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सरकारी सेवा का पुरस्कार प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं डिजिटल लॉकर की कि आखिर डिजिटल लॉकर क्या है। तो डिजिटल लॉकर की अगर बात किया जाए तो डिजिटल लॉकर प्रोग्राम एक डिजिटल लॉकर है जो भारतीय नागरिकों को अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने में सक्षम बनाता है। यह आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने और उन्हें अभिगम यानी कि सुरक्षित करने और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म उन दस्तावेजों के लिए सुरक्षित और क्लाउड आधारित रिपोजिटरी प्रदान करता है जिसे कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार सरकारी एजेंसियों या अन्य संस्थाओं के साथ हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। और मैंने डिजी लॉकर से संबंधित कुछ जानकारी है जो मैंने इसको यहाँ पर इतने बड़े सेगमेंट में हमने आपके लिए ऐड कर दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा। पहली चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली बात है, डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था, फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये किसके थ्रू शुरू की गई थी, ये सेवा करी गई थी भारत सरकार के द्वारा। यह सेवा भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो है अधिकतम 1 GB क्या होगा, मतलब यहाँ पर आप क्या क्या सेव कर सकते हो। यहाँ पर आप फाइलों में म्यूज़िक, यहाँ पर आप फाइल्स में क्या क्या सेव कर सकते हो।
तो पहली चीज़ है म्यूज़िक, दूसरी है वीडियो, उसके बाद है फिल्म, उसके बाद है गेम और अदर सोशल मीडिया भी इसमें क्या है, शामिल है। या डिजिटल लॉकर में फाइलों को संग्रहित करने के लिए यूज़र को इंटरनेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होगी, यूज़र को ज़रूरत होगी इंटरनेट कनेक्शन की। अगर ये नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो इसकी ज़रूरत होती है इंटरनेट कनेक्शन की। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए जोड़ दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो इंटरनेट क्या है, तो यह नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इंटरनेट विश्व में फैले हुए विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से बना विश्वव्यापी नेटवर्क है। यह निश्चित प्रोटोकॉल का प्रयोग कर एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक संपर्क स्थापित करके सूचनाओं का आदान प्रदान तथा विभिन्न सेवाओं जैसे ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन गेमिंग, फाइल ट्रांसफर, ऑनलाइन चैट, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज तथा वर्ल्ड वाइड वेब आदि को भी एग्जीक्यूट करता है। इंटरनेट के द्वारा हम डेटा, पिक्चर, वीडियोस, टेक्स्ट, म्यूज़िक आदि को विश्व की किसी भी जगह पर जहां इंटरनेट अवेलेबल है आसानी से और सबसे तेज़ी से हम भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं जो निम्नवत हैं। पहली ज़रूरत है किस चीज़ की, पहली ज़रूरत है कनेक्शन की। डिवाइस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, घड़ी, टैबलेट, कंप्यूटर, उसके बाद हार्डवेयर जैसे मॉडेम, राउटर, उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी, केबल कनेक्टिविटी, सैटेलाइट कनेक्टिविटी, उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। ये जो आईएसपी है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। आखिर जो इंटरनेट है ये इवॉल्व कैसे हुआ, हम ये देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसकी पूरी कहानी हम पढ़ेंगे कि 1969 से कैसे ARPANET आया, ठीक है। ARPANET से कैसे ये लोगों के लिए खुल गया, तो कैसे लोग जो अदर यूज़र्स हैं वो नेट का जो है यूज़ करने लगे। तो साल 1962 में सबसे पहले इंटरनेट का विचार प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर द्वारा दिया गया। अतः प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है। ये याद रखिएगा क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि जनक कौन है। तो इंटरनेट का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में सेवा के लिए किया गया। अमेरिकन सेना एक अच्छी व विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। साल 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। ARPANET का पूरा नाम है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसमें 4 दूरस्थ कंप्यूटर को परस्पर जोड़ा गया और इसके द्वारा रक्षा विभाग में रिसर्च तथा विकास कार्य किया गया। साल 1989 में इंटरनेट को सबके लिए खोल दिया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेट कब सबके लिए खुला, तो 1989 में सबके लिए क्या हो गया, ओपन हो गया। सब लोग क्या कर सकेंगे, इंटरनेट का यूज़ कर सकेंगे। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहला है शिक्षा और अनुसंधान में, फिर मनोरंजन में, फिर ई कॉमर्स में, फिर ई गवर्नेंस में, फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न में, और उसके बाद फिर ई टेलीफोन में, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ ग्रुप में, वर्ल्ड वाइड वेब में, ईमेल में, सोशल नेटवर्किंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, चैटिंग में, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए इंटरनेट का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन होगा कैसे। तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को एक विशेष आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो उस कंप्यूटर की पहचान बताता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को निर्धारित शुल्क देकर इंटरनेट अकाउंट, यूज़र नेम और पासवर्ड को लिया जाता है। यूज़र नेम इंटरनेट से जुड़ने के लिए और पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। यूज़र द्वारा इंटरनेट सेवा से जुड़ने के लिए निम्न उपकरण, डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो ये आपके डिवाइसेस हैं। पहला क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, मल्टीमीडिया किट, मॉडेम, पॉइंटिंग डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी की। तो पहला है मॉडेम। ये क्या होता है, तो इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डेमॉड्यूलेटर होता है। यह एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मॉडेम का कार्य क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे देगा कि एनालॉग को डिजिटल में
और डिजिटल को एनालॉग में, है ना, ऐसे एक ऑप्शन होगा। फिर दूसरा है डीएनएस। तो डोमेन नेम सर्विस या सिस्टम डीएनएस का पूर्ण रूप होता है जो आईपी एड्रेस को एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में बदलता है, जिसमें यूज़र को वेबसाइट का आईपी एड्रेस नहीं याद रखना पड़ता है। उसके बाद है एचटीएमएल। तो एचटीएमएल क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप है, जो कि टीसीपी का पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है। यहाँ पर ब्राउज़र को सर्वर से कम्युनिकेशन करने व इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की सुविधा देता है। लिंक, यह वह एलिमेंट है जो किसी एक पेज से दूसरे पेज या उस रिसोर्स को आपस में कनेक्ट करता है। लिंक पर क्लिक करके उस रिसोर्स तक पहुँचा जा सकता है जिससे वह रिसोर्स लिंक था। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्ट की। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में पोर्ट एक लॉजिकल गेट होता है जो किसी विशेष प्रक्रिया या सर्विस के लिए जिम्मेदार होता है। फिर हम बात करते हैं होम पेज की। तो किसी वेबसाइट का वह पेज जब डोमेन नेम को टाइप करने पर उस वेबसाइट का पहला पेज दिखाई देता है, वह उस वेबसाइट का होम पेज कहलाता है। उसे इंडेक्स पेज या मेन पेज कहते हैं। जैसे आपने किसी वेबसाइट को खोला तो उसका जो पहला पेज दिखाई देगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा होम पेज। फिर हम बात करते हैं डाउनलोडिंग की, कि डाउनलोडिंग क्या होता है। तो इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर से किसी फाइल की कॉपी को लेकर कंप्यूटर में, लोकल कंप्यूटर में सेव करना डाउनलोडिंग कहलाता है। अपलोडिंग, लोकल कंप्यूटर पर स्टोर किसी फाइल की कॉपी को किसी सर्वर या अन्य कंप्यूटर पर सेव करना अपलोडिंग कहलाता है। फिर है सर्च इंजन। तो यह एक प्रोग्राम का एक सेट होता है जो इंटरनेट की मदद से वेब पर उपलब्ध जानकारी में से यूज़र द्वारा दी गई क्वेरी को सर्च करके रिजल्ट देता है। फिर है सर्फिंग। वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना की खोज में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना सर्फिंग कहलाता है। फिर वेब ब्राउज़र, वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वेब पेज से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की सुविधा देता है, जैसे क्रोम, सफारी, फायरबॉक्स आदि। फिर है यूआरएल। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम है। वेब पर उपलब्ध जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि यूआरएल या वेब एड्रेस कहलाता है। अब हम बात करते हैं नोड की। तो नोड क्या होता है? कम्युनिकेशन नेटवर्क में नोड एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, मॉडेम, हब, स्विच आदि जो नेटवर्क से कनेक्ट है, नोड कहलाता है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। तो वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप www है। वेब को इंटरनेट का पर्याय माना जाता है। इंटरनेट पर हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं के समूह को वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब को W3 एवं वेब कहा जाता है। विभिन्न कंप्यूटर में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसकी खोज 1989 में टिम बर्नर्स ली ने की थी। ये याद रखना क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। तो इसका पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यह एक टेलीफोनिक कंपनी है जो इंटरनेट से कनेक्ट होने की सुविधा देता है। बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा सबसे पहले भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, आईएसपी इसके उदाहरण हैं। कुछ सर्च इंजन इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए मैंने आपको ये दे दिया है। याहू, अल्टाविस्टा, हॉटबॉट, वेब क्राउलर, एक्साइट, ये मैंने पीडीएफ यहाँ पे जोड़ दी है, आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की, यानी कि आईपी की। ये क्या होता है? तो डाटा नेटवर्किंग के संदर्भ में प्रोटोकॉल नियमों और प्रक्रियाओं का एक औपचारिक समूह है जो यह नियंत्रित करता है कि नेटवर्क माध्यम पर कोई कंप्यूटर कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अर्थात एक प्रोटोकॉल डाटा संचार के लिए नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच संचार के दौरान यानी कम्युनिकेशन जब होगा तो उसके हर स्टेप में प्रोसेस के लिए नियम कौन से लगेंगे उसको परिभाषित करता है। और नेटवर्कों को सफलतापूर्वक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इन नियमों का पालन करना ही होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। जैसे आप कल को कोई अधिकारी बनोगे तो आपके लिए कुछ प्रोटोकॉल क्या होंगे? कुछ प्रोटोकॉल फिक्स होंगे, उनको आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप उनको एक्सेप्ट करोगे तभी आपका क्या होगा? काम होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसको हम कहते हैं आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो भी डाटा होगा वो डाटा कैसे पहुँचेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद 3 तरीके के नेटवर्क होते हैं। तो पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, फिर है मैन, फिर है वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसके बारे में हमने पूरा आपको ग्राफ दे दिया है, तो आप ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ में आपका जो सिलेबस है इसका जो सोशल नेटवर्किंग था, ठीक है, जिसमें से कि आपका क्या क्या कवर हो गया आज?
आज आपका सोशल नेटवर्किंग, उसके बाद आपका ख़त्म हुआ है ई गवर्नेंस, उसके बाद आपका आज कवर हुआ है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद आज आपका और भी क्या कवर हुआ है, सॉरी एक मिनट, और उसके साथ में आज आपका कवर हुआ है ये इंटरनेट एंड WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपके इतने टॉपिक क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका मैक्सिमम सिलेबस आज कंप्लीट हो गया है। अब आज रात तक का आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें आपको AI डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और बिग डेटा प्रोसेसिंग, ये आज आपको देखने को मिलेगा। तो आज ही आपका जो कंप्लीट हो जाएगा क्या, कंप्यूटर, ये पूरा पार्ट 2 जो था सिलेबस का, ये पूरा आज हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी के साथ में आपका जो मैक्सिमम सिलेबस है, आपका 70% सिलेबस आज मेरे थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो होगा यूपी स्पेशल। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और जितने लोगों ने आज इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद। जितने लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और जो लोग कह रहे थे कि इसकी PDF चाहिए, तो इसकी PDF का टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें और भी पॉइंट टॉपिक जुड़ेंगे जो कि AI, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, IoT, ये सारे सेगमेंट आज जुड़ जाएंगे। तो फाइनल PDF कल फिर से एक PDF अपलोड होगी, वो आपकी फाइनल PDF होगी कंप्यूटर की। और परसों आपका एक कंपाइलेशन वीडियो कंप्यूटर का अपलोड होगा। तो आप लोग टुकड़ों में ना देख करके रिवीजन करने के लिए आप कंपाइलेशन वीडियो देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम AI पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करिए। धन्यवाद।